तो कक्षा छठवीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका यहाँ पे 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आपका क्लास 6 का एग्जाम होने वाला है। एंड इसके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट मॉडल प्रश्न पत्र। यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो इसके एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ करके जाना है, क्योंकि देखो ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है एंड ये वो क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस के हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद करके चलना। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समय आपका वही 2.5 घंटे आपको मिलेगा एंड पूर्णांक आपका 60 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 मार्क्स रहेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दिए गए हैं जो कि कहता है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो मैं आपको 1 से लेकर के 26 तक के एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। एंड सेकंड कहता है कि यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है, जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिस पेपर यानी कि मॉडल पेपर, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो गंगा नदी, सिंधु नदी, नर्मदा नदी या फिर गोदावरी नदी। देखो तो हड़प्पा सभ्यता की बात करी जा रही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका सिंधु नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका भारत का कौन सा ग्रह पड़ोसी नहीं है, मतलब कौन सा जो है देश जो है पड़ोसी नहीं है भारत का। नेपाल, चीन, श्रीलंका या फिर जापान। तो देखो नेपाल, चीन हो गया, श्रीलंका ये हमारे आसपास ही है, पड़ोसी देश हमारे, जबकि जापान जो है हमसे दूर है ना। तो ये जापान जो है हमारा पड़ोसी नहीं है, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी की अधिकतम जल राशि किस रूप में पाई जाती है। झीलों में, नदियों में, समुद्र में या फिर भूमिगत जल में। देखो सबसे ज्यादा जल कहाँ पे, समुद्र में पाया जाता है, सभी को पता है ना। समुद्र कितने भारी भरकम, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ, भरा हुआ है, गहराई है पता नहीं है कितनी गहराई है ना। तो सबसे ज्यादा जल राशि है जो अधिकतम समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंजाब है वहां पे सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन, उत्तर प्रदेश भी इसके मामले में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। तो ये 5 वर्षों के बाद यह लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया होती है ना। तो ये रहेगा आपका 5 वर्ष। पंजाब और समुद्र में ये सिंधु नदी और ये जापान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं 6 to 10 यहाँ पे फिलप्स जो कि आपके रिक्त स्थान रहेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज खालिस्तान में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी सन 1921 में की थी, किसने, दयाराम साहनी ने करी थी, है ना, दयाराम साहनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी खालिस्तान है। तो राष्ट्रीय पक्षी की बात करें यदि तो वो हमारा मोर है, पीकॉक, है ना। आप सभी को पता होगा, मोर याद रखिएगा, है ना। पशु की बात आए तो वो भी याद रखिएगा ना, फूल, ये सारे कुछ चीजें आपको यहाँ पे कॉमनली आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में खालिस्तान में स्थित था, है ना। कहाँ पे स्थित था यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय की बात की गई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना होगा। तो ये हमारी मतलब प्राचीन यूनिवर्सिटी एंड ये विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने महाजनपद थे। तो खालिस्तान थे कितने थे भाई, तो भारत में जो 16 महाजनपद थे। अगला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी खालिस्तान दिशा में घूमती है। तो कहाँ पे घूमती भाई, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। कहाँ पे घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ये आपको खालिस्तान में आंसर में भरना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे आंसर हो जाते हैं कंप्लीट। एंड वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 11 से 16 तक क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे, सभी को पता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास जानने के प्रमुख 2 स्रोतों के नाम लिखिए। फर्स्ट नंबर चैप्टर से ही आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है कि इतिहास जानने के 2 प्रमुख स्रोत हो सकते हैं, कौन कौन से, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पुरातात्विक स्रोत में आपके अभिलेख सिक्के हो गया ना, पुराने प्राचीन चीजें सारे कुछ इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अगले पेज पर दिया गया है कि आदि मानव भोजन की खोज में क्यों भटकता था। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है ना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना होगा कि आदि मानव भोजन की खोज में भटकता था क्योंकि आदि मानव कृषि करना नहीं जानता था, इसलिए उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकना पड़ता था। वह शिकार करता था, फल फूल, है ना, कंद मूल जो भी मिल जाया करते थे वो उस पर निर्भर रहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनपद और महाजनपद में अंतर क्या था भाई। जनपद और महाजनपद में अंतर क्या है, तो आंसर आपके सामने रहेगा जनपद छोटे क्षेत्र होते थे, महाजनपद आप भाई नाम से ही थोड़ा समझ में आ रहा है ना। तो छोटे क्षेत्र को जनपद एक तरीके से कहा दिया जाता था, महाजनपद बड़े क्षेत्र, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नगर निगम और नगर पालिका में अंतर लिखिए। तो आपको अंतर लिखना है नगर निगम और नगर पालिका में, 2 नंबर में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका भारत की प्रमुख 2 फसलों के नाम लिखिए। तो पहले तो हम नगर निगम और नगर पालिका को जान लेते हैं। तो देखो नगर निगम बड़े शहर की प्रशासनिक संस्था होती है, नगर निगम, है ना, ये 14 का उत्तर है। और नगर पालिका क्या होती है, छोटे शहर या कस्बों की, है ना, प्रशासनिक संस्था होती है एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भारत की प्रमुख 2 फसलों के नाम, ठीक है, 2 नंबर में ये है। तो भारत की प्रमुख 2 फसलें आप कोई भी लिख सकते हैं, गेहूं और चावल प्रमुख फसलों के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल से आंसर आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अक्षांश रेखा किस दिशा में होती है। तो भाई कौन सी इनकी दिशा होती है, अक्षांश रेखाओं की दिशा होती है पूर्व से
पश्चिम की ओर। तो यही इसका आंसर आपको याद रखना है। देन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहेगा आपके सामने आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में होती हैं, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के रूप में रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या लिख सकते हैं? देखो, ये रहेंगे विशेषताएं कि यह एक नगर नियोजित सभ्यता थी जिसमें पक्की ईंटों के घर और जल निकासी व्यवस्था, बिल्कुल पूरी व्यवस्था कह लो, मतलब एकदम बेहतरीन व्यवस्था थी। इसमें व्यापार, हस्तकला और कृषि का व्यापक विकास हुआ हड़प्पा सभ्यता में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता वहीं से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका, सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या थी, है ना। पृथ्वी की भाई स्थिति क्या है सौरमंडल में? तो पृथ्वी का तीसरा ग्रह जो है सौरमंडल में पृथ्वी है, और यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और यह जीवन को समर्थन देने वाला एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है ना। तो मतलब वो सारे तत्व यहीं पर हैं, पृथ्वी पर हैं, जहां पर मानव जाति या फिर कहें कि जीव जीवित रह सकते हैं। तो ये रहेगा आपका 18 नंबर का उत्तर। 19 नंबर कहता है कि किसी भी देश के लिए जलवायु क्यों महत्वपूर्ण होती है। 20 नंबर में है कि जिला प्रशासन में जिला अधिकारी की भूमिका क्या होती है ना। जिला अधिकारी की भूमिका क्या होती है, पहले तो हम देख लेते हैं किसी भी देश के लिए जलवायु क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर रहेगा कि जलवायु किसी देश की कृषि, अर्थव्यवस्था, जनजीवन और वनस्पति पर प्रभाव डालती है। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब वर्षा होगी, कैसा पानी गिर रहा है, कैसी बारिश हो रही है, क्या कैसी गर्मी पड़ेगी, है ना। तो ये ऋतुओं का नियंत्रण जो है जलवायु से ही होता है ना। तो उससे कृषि पर, अर्थव्यवस्था पर, जनजीवन पर, है ना, इफेक्ट पड़ता है ना। ये सारी चीजें रिलेट करती हुई होती हैं जलवायु से, ठीक है। तो इसलिए आवश्यक होती है, महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है कि जिला प्रशासन अधिकार की जिला में आवश्यकता अधिकारी की क्यों होती है। तो देखो, कानून व्यवस्था बनाए रखता है अधिकारी, है ना। सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करना, आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों का संचालन करना, ये क्या होती है, जिला प्रशासनिक अधिकारी के कार्य होती हैं। इसलिए उसकी आवश्यकता होती है, उसकी भूमिका ये प्रमुख वहां पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में परिवहन के कौन कौन से प्रमुख साधन है ना। परिवहन के साधन कौन कौन से हमारे भारत में, जैसे सड़क मार्ग हो गया, है ना, और रेल मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, बहुत सारे साधन है हमारे भारत में। तो मतलब हर जगह है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क मार्ग के अकॉर्डिंग आ जाते हैं ना, राज्य मार्ग हो गए। रेल मार्ग कैसे, तो भारतीय रेलवे नेटवर्क है ना, पूरे में फैला हुआ है भारत में जाल। वायु मार्ग जैसे हम देखो उड़ान करते हैं, चाहे हम वो एरोप्लेन से कह लें, हेलीकॉप्टर से कह लें, है ना। जल मार्ग में जैसे हम देखो नदियों में नौ परिवहन से जाते हैं, जैसे कि बोट्स वगैरह हो सकती हैं, जहाज हो सकती हैं, बंदरगाह। तो ये सारी कुछ यहाँ पे हमारे परिवहन के प्रमुख साधन हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। 3 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है कि इस काल में, देखो कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं इस चीज को। 22 का उत्तर दिया गया है कि इस काल में, यानी कि गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन का विकास हुआ है। एंड नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय फले फूले गुप्त काल में ही, ठीक है। एंड ये रहेगा, शून्य की खोज भी गुप्त काल के अकॉर्डिंग की गई, ठीक है, मतलब उसी समय में की गई। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 23 से 26 के रूप में, 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका 5 अंकीय रूप में रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अशोक ने शासन काल में यह अपने चरम पर था, मतलब अशोक का जो शासनकाल रहा एकदम बेस्ट। मौर्यों की बात करें तो अशोक ने सबसे अच्छा प्रदर्शन अपने शासनकाल में दिया। साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा मजबूत था, है ना। अशोक की धम्म नीति अपनाई और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें हुई, तो ये विशेषता उसकी हो जाएंगी। नेक्स्ट नंबर है, भारत और एशियाई देशों के संबंधों पर एक लेख आपको लिखना है। कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, भारत और एशियाई देशों में के संबंध प्राचीन काल से घनिष्ठ रहे हैं, जैसे व्यापार हो गया, धर्म हो गया, संस्कृति, शिक्षा, है ना। तो एक तरीके से भारत जो है एशियाई देशों से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं इन चीजों में, है ना। जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड हो गया, ये सारे कुछ कहीं ना कहीं हम इनसे जुड़े हुए हैं। भारतीय बौद्ध धर्म का प्रचार एशिया के कई हिस्सों में हुआ, है ना। आधुनिक समय में भारत एशियाई देशों के साथ व्यापार और सुरक्षा सहयोग के मामले में भी शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होंगी। 24 का उत्तर। अगला प्रश्न आपका आ जाता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का जो है आपको वर्णन करना है। थोड़ा सा समझाएंगे इसे, क्या है भाई प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो सदाबहार वन हो गई हमारे प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पेड़ पौधे, ठीक है। सदाबहार वन हो गए, जैसे केरल में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाटी में पाए जाते हैं ना। पतझड़ वन हो गए, मध्य भारत में हो गए, गंगा के मैदानों में पतझड़ वन मिलेंगे, है ना। रेगिस्तानी वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, तो ये सारी चीजें इसमें आपको 25 में लिखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारत की जलवायु की विशेषता आपको लिखनी है ना, 5 नंबर में। तो यहाँ पे हमारे 1 से लेकर के 26 तक सभी प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। अब 26 का आंसर आपको इस तरीके से लिख लेना है। देखो, तो ये रहेगा आपका 26 का आंसर, गर्म ग्रीष्मकाल, है ना। इसकी विशेषताएं है जलवायु की, है ना। मतलब जलवायु भारत की यहाँ पे मानसूनी जलवायु है, तो बिल्कुल चेंज होती रहती है। ग्रीष्मकाल है, वर्षा ऋतु, शीतकाल है ना, हर एक मौसम हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपके आंसर रहेंगे पूरे कंप्लीट। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।